Students, chapter 4, the Mughal Empire, okay? And the last heading was remained. So today we have to discuss about it. The Mughal Empire in the 17th century and after, right? इनके बारे में पढ़ना है और मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था कि 17th सेंचुरी के ही एंड होते होते यानी 1699 में मुग़ल एम्पायर धीरे धीरे क्या हो गया था, अपने डिक्लाइन पर था, यानी उसका पतन हो रहा था, है ना। मुग़ल एम्पायर वाज डिक्लाइनिंग, राइट। तो देखिए इसमें हमें ये पढ़ना है कि 17th सेंचुरी के पहले कैसा था मुग़ल एम्पायर और 17th सेंचुरी के बाद कैसा था। तो जाहिर सी बात है कि 17th सेंचुरी के जो पहले मुग़ल एम्पायर की बात करेंगे तो उसमें मुग़ल एम्पायर क्या था, समृद्ध था, का प्रॉस्परस था, ठीक है ना। लेकिन 17th सेंचुरी के बाद में कैसा हो गया, 17th सेंचुरी के बाद में प्रॉस्परस नहीं रहा, धीरे धीरे क्या हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया। क्या हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं किसके समय में क्या क्या प्रॉब्लम्स सामने। अकबर के समय तक तो हम लोग समझ ही चुके हैं, अकबर के समय में तो ठीक था, ठीक है ना, अकबर के समय में तो ठीक था। इसका मतलब ये कि मुग़ल एम्पायर डिक्लाइनिंग होना, जो डिक्लाइन हो रहा था वो कहाँ से स्टार्टिंग हुआ इसका, ठीक है, किस रूलर्स के समय में डिक्लाइन होना शुरू हुआ, ठीक है। देखिए, द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री इफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू द ग्रेट इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री इफिशिएंसी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब प्रशासन, मिलिट्री एफिशिएंसी यानी सेनाओं की जो प्रचुरता है, अधिकतम सेनाएं थी मुगल एम्पायर में, है ना, इसलिए ग्रेट इकोनॉमी एंड कॉमर्शियल प्रॉस्पेरिटी थी, बहुत सबसे ज़्यादा यहाँ पर पैसा भी था, ठीक है ना, और व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा स्टेट शासन चल रहा था। लेकिन समझ में तब आता है जब यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स का मतलब है कि बाहर से आने वाले यात्री। याद रखिए 1498 में वास्को डिगामा, कौन, वास्को डिगामा भारत की खोज के लिए, इंडिया की खोज हो जाती है 1498 में। कौन करता है, वास्को डिगामा। ये एक पोर्तुगीज़ थे, पोर्तुगीज यानी पुर्तगाली थे। ये पोर्तुगीज कहाँ से आए थे, यूरोप से आए थे, यूरोप से आए थे, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका में जस्ट आप नीचे देखेंगे मेडागास्कर एक द्वीप है, तो साउथ अफ्रीका के जस्ट नीचे समुद्री रास्ते से धीरे धीरे ये अरब सागर से होते हुए, ठीक ना, अरब उस सी से होते हुए इंडिया में केरल के कालीकट में पहुंचते हैं। जैसे ये इंडिया का मैप है ना, तो यहाँ पर केरल है आपका, ठीक है, केरल में एक प्लेस है कालीकट, तो वहाँ पर वास्को डिगामा पहुँचता है, ठीक है ना, सबसे पहली बार। और उसको भारत का पता चलता है कि यहाँ पर भी कोई एक कंट्री है, ठीक है ना, भारत की वो खोज होती है। याद रखिएगा, पोर्तुगीज जिस समय यहाँ पर आए थे, जिस समय पोर्तुगीज़ों का शासन यहाँ पर शुरू हुआ था, उस समय आपको पता होगा कि भारत में आप देखेंगे कि उस समय दिल्ली सल्तनत है ना, दिल्ली सल्तनत का शासन जो चल रहा था। तो 1526 में आप देखते हैं, 1526 में थोड़ा सा मैं आप लोगों को पीछे ले जाता हूँ। 1526 में क्या होता है, बाबर का युद्ध होता है। 1526 में बाबर का युद्ध होता है किससे, इब्राहिम लोदी के साथ में, इब्राहिम लोदी के साथ में होता है। और तब से यहाँ पर मुग़ल डायनेस्टी स्थापित हो जाती है, तब से यहाँ पर मुग़ल डायनेस्टी पूरे भारत में हो जाती है। और पुर्तगीज कब आ रहे हैं, पुर्तगीज आ रहे हैं 1498 में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिस समय यूरोपीय लोग आए यहाँ पर, अलग देशों से यहाँ पर आए, उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत था। किसका शासन था, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत उस समय चल रहा था। और दिल्ली सल्तनत भी अपने डिक्लाइनिंग पर ही था, आप ये कह सकते हैं, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत भी अपने डिक्लाइनिंग पर ही था। दिल्ली सल्तनत का धीरे धीरे क्या हो रहा था, पतन हो रहा था। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स यहाँ पर आते गए, जैसे पोर्तुगीज आए, फिर उसके बाद आपने देखा कि डच आएंगे, उसके बाद डच के बाद फिर यहाँ पर हमारे अंग्रेज आते हैं, है ना, फिर फ्रांसीसी आते हैं। इस तरह से इंटरनेशनल ट्रैवल यहाँ पर आना शुरू कर देते हैं दिल्ली सल्तनत के समय से ही। तो जिस समय मुग़ल एम्पायर यहाँ पर था, उस समय जब इंटरनेशनल ट्रैवलर्स यहाँ पर आए, ठीक है ना, तो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स ने क्या किया, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स ने यहाँ भारत के बारे में एक कुछ डिस्क्राइब किया। क्या डिस्क्राइब करते हैं, इंडिया को क्या बताते हैं कि फेवर्ड लैंड ऑफ वेल्थ। फेवर्ड लैंड ऑफ वेल्थ का मतलब बताते हैं कि भारत तो भैया यहाँ धन ही धन है, यहाँ तो पैसा पैसा ही है। फेवर्ड लैंड का मतलब आपसे यही मतलब है आपका कि यहाँ पर पैसा पैसा ही है, बहुत ज़्यादा धन संपन्न है। बट द सेम विजिटर्स, बट देखिए कुछ विजिटर्स जो आते हैं ये ज़रूर बताते हैं कि यहाँ की जो भूमि है वहाँ तो बहुत पैसा है, ठीक है ना, यहाँ की जो लैंड है तो बहुत पैसे वाले हैं यहाँ के लोग, ठीक है ना। बट दीज सेम विजिटर्स, बस उन्हीं विजिटर्स में से, जो विजिटर्स यानी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो आते हैं, वो ये भी बताते हैं कि वर आल्सो अपेल्ड एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी। अपेल्ड का मतलब यहाँ पर आप समझिए कि
कि उन्हीं विजिटर्स में से कुछ क्या बताते हैं कि कुछ स्टेट्स में यानी कुछ राज्य ऐसे हैं जो गरीबी यानी दरिद्रता भी है, यहाँ पर गरीबी भी है। यानी एक तरफ बताते हैं कि देखिए दो चीज़ें हैं, एक तरफ बताते हैं कि बहुत रिच है, रिच लैंड है यहाँ पर, और एक तरफ बताते हैं कि ऐसा लैंड भी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी भी है। तो ये कैसा डिफरेंस दिख रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रेंजफुल बात थी, एक स्ट्रेंज था वहाँ पर कि एक तरफ कहते हैं कि फेवर्ड लैंड था और दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गरीबी भी थी। तो आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल ट्रैवल किसके समय की बात कर रहे हैं, जिस समय मुगल डायनेस्टी यहाँ पर थी, मुगल एम्पायर यहाँ पर इस्टेब्लिश था, ठीक है। स्टेट प्रॉपर्टी दैट एग्जिस्टेड साइड बाई द साइड द ग्रेटेस्ट अपुलेंस, ठीक है ना। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मात्रा में क्या थी, एक साइड में बहुत ज़्यादा पैसा रुपया था, अपुलेंस मतलब प्रचुरता थी, ठीक है ना, सब कुछ था, लेकिन एक तरफ क्या थी, गरीबी भी थी। अच्छा, इसका एग्जाम्पल कहाँ मिलता है, तो अब ध्यान दीजिए, मैं इसका एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, यही एग्जाम्पल है, अंडरलाइन करिएगा यहाँ से। द इनइक्वालिटीज़ वर ग्लैरिंग, जो असमानता थी, जो इनइक्वालिटीज़ थी, यहाँ से अंडरलाइन ही करना है, मैं बता रहा हूँ। द इनइक्वालिटीज़ वर ग्लैरिंग, यानी जो असमानता थी, देखिए एक होता है इक्वलिटी मतलब समानता, एक होता है इनइक्वालिटी मतलब असमानता। तो ये जो इनइक्वालिटीज़ आ रही है, यानी इनइक्वालिटीज़ कहाँ आ रही कि भाई कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा रिच रहे होंगे, इसका मतलब बहुत ज़्यादा कुछ लोग पुअर भी रहे होंगे, तभी तो दोनों डिफरेंस आ रहे हैं ना। और ये बता कौन रहा है, इंटरनेशनल ट्रैवलर जो भारत आए थे, वो अपने डॉक्यूमेंट में लिखते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ से मिलता है, तो अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये एक तरह से एग्जाम्पल नोट कर लीजिए और इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ शाहजहां राइन, ध्यान दीजिएगा, 20th ईयर्स ऑफ शाहजहां राइन इन्फॉर्मस, शाहजहां का जो शासन है उससे हमें जानकारी मिलती है दैट द हाइएस्ट रैंकिंग मनसबदार वर ओनली 445, यानी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंकिंग वाले मनसबदार, मैंने आपको मनसबदार पढ़ाया है ना कि मनसबदार होते क्या है। मनसबदार होते हैं एक मनसब के मालिक, जैसे एक सूबा होता है, एक सूबे में सूबेदार होता है, जैसे एक स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर होता है ना, एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम होता है, वैसे ही एक सूबे में जो सूबेदार होता है, मनसब में एक मनसबदार होता है। तो बता रहे हैं कि शाहजहां के समय में केवल 445 मनसबदार ही थे जिनकी रैंक हाईएस्ट थी, यानी सबसे अधिक सैलरी पाने वाले, है ना, जिन और सबसे अधिक सम्मान पाने वाले नोबल्स आप कह सकते हैं, वो कितने थे, 445। लेकिन आउट ऑफ कितना है, आउट ऑफ दिया है कितने में, इन द नंबर आउट ऑफ टोटल ऑफ 8000। अब सोचिए यहाँ पर भी बहुत बड़ी असमानता देखने के लिए मिल रही है कि राजा शाहजहां के दरबार में 8000 यानी 8000 मनसबदार थे, जिनमें से 445 जो मेंबर्स थे, मनसबदार थे, वही हाईएस्ट रैंकिंग में थे, बाकी लोग नहीं थे। समझ में आ रहा ना। अच्छा, इसको परसेंटेज में निकालते हैं तो कितने निकलेंगे, दिस अ स्मॉल नंबर अ मेयर 5.6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मनसबदार। अब ये कितना निकल के आ रहा है बेटा, 5.6%, यानी 100 में अगर ये पूरा 100 मान लिया जाए, पूरा 100% मान लिया जाए बेटा, आप समझिएगा, थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं, क्या था, केवल 5.6% ऑफ है टोटल नंबर ऑफ मनसबदार। तो ये 5.6 किसका है, 445 नंबर का है, ठीक है ना। 8000 रिसीव्ड 61.5% ऑफ टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ द एम्पायर एज अ सैलरीज फॉर देमसेल्व्स एंड दियर ट्रूपर्स। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि क्या है सर बता रहे हैं, ठीक है। अब आप समझिएगा, आप समझ जाएंगे आप तुरंत, ठीक है। देखिए अब मैथ पढ़ते हैं आप लोग, है ना, तो मैथ में क्या देखते हैं, जैसे दिस इज आप कह सकते हैं कि सर्किल है, एक सर्किल है, इसको पूरा हम कितना मान लें, 100% मान लें, कितना मान लें, 100%। इस 100% में केवल इतना हिस्सा यानी 5.6%, 100% मनसबदार हैं, उस 100% में केवल 5.6 मनसबदार ही हाईएस्ट रैंक में थे, यानी बाकी मनसबदार हाईएस्ट रैंक में नहीं थे। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर हो गया। अब समझिएगा, अब देखिए जैसे ये एक 100% ये है, तो इस 100% में जितना रेवेन्यू, अब टोटल रेवेन्यू कितना आता था, मान लीजिए कितना टैक्स आता था, मान लीजिए टोटल 100%, इसको भी मान लेते हैं कि 100% टैक्स पैसे, यानी 100% जो है आपका टैक्स आता था, ठीक है ना। तो उस टैक्स में 61.5 उस 100 का कितना, 61.5% किसको मिलता था, उसको मिलता था 61.5, जो क्या होता था, जो 5.6 मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको क्या बताया, 5.6 बताया,
बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? यानी 5.6% जो लोग थे 100 में, उनको टोटल सैलरी, टोटल रुपए जितना भी पैसा आता था उसका 61.5% मिलता था। अब बाकी को आप समझ सकते हैं कितना मिलता रहा होगा। एक बार फिर से समझिएगा, मैथमेटिकल है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा कि मान लीजिए 100 पीपल हैं। अब समझिए थोड़ा सा और क्लियर मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए 100 पीपल हैं, 100 मनसबदार हैं। मान लीजिए अभी इतने मनसबदार नहीं थे, 8000 मनसबदार थे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि 100 मनसबदार हैं। उस 100 मनसबदार में जो 6 मनसबदार हैं, केवल 6 मनसबदार हैं, इन 6 मनसबदार को 61% मिलता था टोटल सैलरी का, 61% मिलता था टोटल सैलरी का। जबकि आप कह सकते हैं कि कितना, 39, राइट, 39% बाकी बच्चों को मिलेगा। यानी कि बाकी कितने बचेंगे यहाँ पे, 94। यानी 94 लोगों को कितना मिलेगा भाई, 39% मिलेगा। लेकिन जो 6 लोग हैं, है ना, जो 6 मनसबदार हैं, उनको, जो 6 है मनसबदार हैं, उनको कितना मिल रहा है, 61% मिल रहा है। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी इनइक्वालिटीज है। यानी जो 6% हैं, जो 6% हैं, उनको तो हम 61% दे रहे हैं, जबकि उन्हें हमें कम देना चाहिए। और जिनके नंबर ज़्यादा हैं, जो सबसे ज़्यादा मनसबदार हैं, उनको हम 39 में डिवाइड कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना कितना। तो आप देख रहे हैं कि शाहजहां ने क्या किया था, अपने ही दरबार में मनसबदारों के बीच में ही इतनी बड़ी असमानता कर दी थी, मनसबदारों के बीच में ही इतनी बड़ी असमानता कर दी थी, इनइक्वालिटी कर दी थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो कॉमन पीपल रहे होंगे, जो आम लोग रहे होंगे उस समय के, जो आम लोग रहे होंगे, जो साधारण जनता रही होगी, उसके साथ शाहजहां ने क्या किया होगा, उनका ध्यान किस तरह से रखा होगा। तो उनका ध्यान किस तरह से रखा है कि जो कुछ लोगों का तो ध्यान रखा रहा होगा, अब कुछ लोगों का ध्यान उन्होंने नहीं रखा है। ये शाहजहां की सबसे बड़ी कमी निकल के सामने आती है, ठीक है ना। शाहजहां के बारे में ये भी कहा जाता है कि शाहजहां जिस समय यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आए थे, तो उन्होंने देखा था कि जब ताजमहल बन रहा था, ठीक है ना, जब ताजमहल बन रहा था, तो ताजमहल को बनाने में, ठीक है ना, ताजमहल को बनाने में आप समझ सकते हैं कितना पैसा लगा होगा, कितने मजदूर लगे होंगे, कितना पैसा लगा होगा, ठीक है ना। वाइट मार्बल लाना है, संगमरमर लाना है, पूरा लगाना है। जबकि उसी समय आपने देखा था, शाहजहां के ही समय में एक बहुत बड़ा फेमाइन हुआ था, यानी बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, यानी जनता भूखों मर गई थी, भूख के कारण जनता मर गई थी। तो इसका मतलब शाहजहां को यह कहा गया कि भाई शाहजहां के पास पैसा ताजमहल को बनवाने के लिए तो था, लेकिन अपनी जनता को, है ना, अपनी जनता को उसको खिलाने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। तो ये शाहजहां के बारे में हमें समझने के लिए मिलता है कि ताजमहल को बनवाने के लिए तो उसने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर डाला, और उसी समय, उसी साल जो है एक बहुत बड़ा अकाल राज्य में पड़ता है शाहजहां के, तो शाहजहां उसको देने में असफल हो जाता है, ठीक है ना, उसके लिए शाहजहां के पास पैसा नहीं मिलता है। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि जब वो अपने मनसबदारों के बीच में ही शाहजहां बहुत बड़ा डिफरेंस ला रहा है, उनके बीच में ही बहुत बड़ा अंतर पैदा कर रहा है, तो वो साधारण जनता से हम उससे क्या एक्सपेक्ट करें कि वो अपने राज्य की जनता की क्या करेगा, सेवा कर पाएगा। इसीलिए शाहजहां ने ज़्यादातर, शाहजहां के कार्यकाल में क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप देखेंगे स्थापत्य कला का काम, यानी बिल्डिंग्स बनाने का काम सबसे ज़्यादा शाहजहां के ही काल में होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि पूरे मुगल एम्पायर में बिल्डिंग्स निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका था, तो शाहजहां का था। सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स बनवाने में, जैसे रेड फोर्ट हो गया आपका दिल्ली में, है ना, ताजमहल हो गया, आगरा में भी इसी तरह से उन्होंने मोती मस्जिद, इस तरह से कई चीज़ों को बनवाने का प्रयास किया, बनवाया भी, ठीक है ना। लेकिन एक अच्छा प्रशासक के रूप में नहीं जाना गया शाहजहां, ठीक है ना, एक अच्छे प्रशासक के रूप में नहीं। क्यों? क्योंकि उसके समय में ही बहुत बड़ा अकाल पड़ा हुआ था, ठीक है ना। मनसबदारों के बीच में आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, जबकि अकबर के समय में ऐसा नहीं देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 61.5% किनको दे रहा था, उन लोगों को जो नंबर में बहुत कम थे, यानी 5.6% ही थे टोटल में, उनको, है ना। बाकी जो बचे लोग थे उनको सबसे कम मिल रहा था। अगली चीज़ देखिए नेक्स्ट, मुगल एम्परर्स एंड देयर मनसबदार, मुगल जो एम्परर्स थे और उनके जो मनसबदार थे, स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स, बहुत ज़्यादा जो अपनी इनकम थी, सैलरीज थी, है ना, और जो गुड्स था, है ना, वो खर्च करते थे। दिस एक्सपेंडिचर, और इनका ये जो खर्च था ना, बेनिफिटेड, इनका जो खर्च था, जैसे खर्च करते थे, जैसे बिल्डिंग्स बनाने में और सब चीज़ों को बनाने में खर्च करते थे, तो इससे कुछ लोगों को तो फ़ायदा होता था और कुछ लोगों को नुकसान होता था। अच्छा, फ़ायदा किनको होगा? फ़ायदा उनको होगा, जैसे आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग बनाने में जैसे उसने कारीगर की ज़रूरत पड़ेगी, आर्टिसन की, तो जो आर्टिसन कारीगर उस बिल्डिंग को बनाने में लगा हुआ, उसको तो पैसा मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे आर्टिसन ऐसे हैं जो उस काम में लगे नहीं हुए हैं, तो इनको पैसा कहाँ से मिलेगा?
ठीक है ना। मान लीजिए जहाँ से आप कोई चीज़ें काम करवा रहे हैं तो वहाँ कोई मजदूर आपने लगा दिया तो उसको तो पैसा मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे लेबरर ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये लोग तो गरीब होते जा रहे हैं और कम से कम कुछ आर्टिसन हैं, कुछ लोग हैं तो उनको तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन बाकी लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप देख रहे हैं बहुत बड़ा डिफरेंस हो रहा है। इसी को बोलते हैं इनइक्वालिटी, यानी जहाँ पर इक्वालिटी ना हो, बराबर ना हो, ठीक है ना, समानता ना हो। तो देखिए ये लोग जो पैसा खर्चा करते थे शाहजहाँ लोग, है ना, तो दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड, दिस एक्सपेंडिचर, ये जो खर्च था ना, कुछ आर्टिसन पेजेंट्री, पेजेंट्री मतलब किसान, इनको फ़ायदा हुआ, हु सप्लाइड देम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस, जिनको गुड्स और प्रोड्यूस क्या हो जाता, सप्लाई किया जाता था कि भाई आपको ये चीज़ बनाना है, तो वो लोग तो ठीक है, उनको काम मिल गया, रोज़गार मिल गया, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट मिल गया उनको। बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, लेकिन बाकी लोगों के पास क्या होता, कुछ नहीं था, ठीक है ना। द पेजेंट एंड द आर्टिसंस, उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। द पुअरेस्ट एमंगस्ट, और सबसे ज़्यादा जो गरीब रहे, दम लिव्ड फ्रॉम द हैंड टू माउथ एंड दे कुड हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग एडिशनल रिसोर्सेज, टूल्स एंड सप्लाइज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। द वेल्दियर पेजेंट्री, जो धनी किसान रहे, एंड द आर्टिसन ग्रुप्स, जो आर्टिसन ग्रुप रहा, द मर्चेंट्स एंड बैंकर्स प्रॉफिटेड इन दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड, ठीक है। द enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 18th century। अब इसको थोड़ा समझिएगा, इलाइट किसे कहते हैं। इलाइट उन्हीं को कहेंगे जो जिनको जिनको मैंने आपको पढ़ाया, आपको सूबेदार पढ़ाया आपको, है ना, कि जो सूबेदार होते हैं, दीवान मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है ना, बख्शीश पढ़ाया था आपको, बख्शीश, कोतवाल पढ़ाया था आपको, पुलिस, है ना, ये सब चीज़ें आपको बताया था मैंने। तो यही सब इलाइट थे, ठीक है ना, राजा के खास थे, क्योंकि जो प्रशासनिक विभागों में लगे हुए थे, यानी जो राजा की सेवा में किसी न किसी नौकरी पर, जॉब पर लगे हुए हैं, वो तो एलाइट वर्ग हो गया उनका। द एनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज कमांडेड बाय द मुगल एलाइट मेड दैम एक्सट्रीमली पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते चले गए। बट 17th सेंचुरी के लास्ट में क्या हुआ, जो मुगल एम्परर है, जो मुगल शासक है, वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। क्यों, है ना, वो कमज़ोर हो रहा है, जबकि जो ये एलाइट लोग हैं, सूबेदार हैं, है ना, दीवान है, ये धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। तो कल के दिन क्या होगा, कल के दिन क्या होगा, मुगल एम्परर क्या हो जाएगा, जैसे ही वीक पड़ेगा ये लोग इसके ऊपर धावा बोल देंगे, यानी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया है आपको, राइट, ठीक है ना, लास्ट वीडियो में बताया था ना, आसफ जाह का नाम बताया था, और इसका मुर्शिद कुली खां का नाम बताया आपको मैंने, राइट। तो देखेंगे मुगल एम्परर स्लोली क्या हो गया, एज द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्परर स्लोली डिक्लाइंड। 17th सेंचुरी में क्या हो रहा है, धीरे धीरे औरंगजेब के जस्ट बाद धीरे धीरे डिक्लाइंड हो रहा, क्योंकि औरंगजेब का जो शासन करने का तरीका था वो क्रूड था, थोड़ा सा क्रूअल था, है ना, जिससे लोग धीरे धीरे नाराज भी बहुत सारे हो रहे थे और इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही औरंगजेब का शासन खत्म होता है, औरंगजेब की डेथ होती है, तुरंत वो क्या कर देते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। हिज सर्वेंट्स एमर्ज्ड पावरफुल, जो उसके सर्वेंट्स रहे ना, वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, पावरफुल हो रहे हैं, सेंटर ऑफ द पावर इन द रीजन्स, और धीरे धीरे मुगलों के बीच में ही दरार पड़ रही है, यानी मुगलों एम्परर ने सूबेदारों को नियुक्त किया था, वही सूबेदार उनके क्या कर रहे हैं, विरोध करना धीरे धीरे शुरू करेंगे। देख, और इधर से क्या हो रहा है, इधर से भारत में कौन आ रहा है, भारत से इधर से अंग्रेज आ रहे हैं, ये मैं आपको क्लास 8 में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मुगल जो एम्पायर है वो धीरे धीरे वीक पड़ रहा है औरंगजेब के समय में, और इधर से क्या हो रहा है, अंग्रेज भी भारत में आ चुके हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे अंग्रेज भी जो है इस समय भारत में आ चुके हैं। तो यही कारण रहा कि मुगल एम्परर के एंड होते ही अंग्रेजों का शासन हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो मुगल मजबूत शासक रहे औरंगजेब तक के समय में, तब तक तो अंग्रेज भी नहीं कुछ बोले, ठीक है, लेकिन जैसे ही मुगल एम्परर धीरे धीरे वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जो भारत है वो कई क्षेत्रों में बढ़ जाता है, हैदराबाद से आप देखेंगे, अवध से देखेंगे, अलग अलग जो सूबेदार हो जाते हैं, तो फिर इनको आपस में लड़ाने का काम अंग्रेज करेंगे, ठीक है ना, और फिर खुद धीरे धीरे शासन संभाल लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप क्लास 8 में पढ़ेंगे, फिर से रिवीजन हो जाएगा आपका। मुगल एम्परर शायद इसी चैप्टर में, आप क्लास 7th में ही जो आपका लास्ट चैप्टर मुझे पढ़ाना है आपको, उसी में आप ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। मुगल एम्परर स्लोली डिक्लाइंड, हिज सर्वेंट्स इमर्ज्ड एज अ पावरफुल सेंटर ऑफ पावर इन द रीजन्स, दे कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज एंड हेल्ड द कमांड ऑफ प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद, अवध। ये देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना, अवध में सादत खां थे, अवध में सादत खां, हैदराबाद में आसफ शाह, बंगाल में मुर्शिद कुली खां, 3 नाम याद कर लीजिए कम से कम। आल्दो दे कंटिन्यूड टू रिकॉग्नाइज
द मुगल एम्पायर इन दिल्ली एज देयर मास्टर। और बाद में जब ये लोगों ने विरोध कर दिया ना हैदराबाद अवध में, तो इन्होंने अब क्या कहा कि मुगल एम्पायर जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई उसके बाद 1707 में, तो उसके बाद क्या होता है, यानी आपकी जो 17वीं सेंचुरी जैसे ही डिक्लाइन होती है तो 18वीं सेंचुरी में ये लोग अपने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और कह देते हैं कि ठीक है, दिल्ली में जो गद्दी पर बैठा है वो हमारे केवल मास्टर के रूप में है, हम उनका सम्मान करेंगे बस, और उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। By the 18th century and the provinces of the empire had consolidated their independent political identities। इस तरह से क्या होता है, 18th सेंचुरी में नए नए स्टेटों का निर्माण हो जाता है, नए नए प्रोविंसेस का निर्माण हो जाता है। यानी जो औरंगजेब के समय तक में एक सबसे बड़ी सेना थी जो पूरे भारत पर, और एक ही राजा माना जाता था कि हाँ पूरे भारत का एक राजा है, अब जगह जगह पर राजा अलग अलग तरीके से, अब देखेंगे कि महाराष्ट्र में डेक्कन वाले क्षेत्र में एक अलग अपने आप को एम्पायर घोषित कर रहे हैं कि हम यहाँ पर स्वतंत्र रूप से हैं। हालांकि दिल्ली पर बैठने वाले जो राजा है उसको सम्मान जरूर दे रहे हैं, ठीक है ना, उसको रिस्पेक्ट देंगे कि हाँ ये हमारे मास्टर, लेकिन उनकी बातों को मानने के लिए अभी बाध्य नहीं होंगे, ठीक है ना। वी विल रीड मोर अबाउट देम इन चैप्टर 10। और याद रखिएगा आपको हिस्ट्री में केवल अब 1 या 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। आपके कंटिन्यू 4 चैप्टर इधर इंपॉर्टेंट थे जिसको मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। वहीं से आपका फाइनल एग्जाम में भी पूछा जाएगा, और यहाँ का एग्जाम में भी जितने भी चैप्टर आने हैं वो आप लोगों को बता दिए जाएंगे, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। आप लोगों को सिलेबस जो है रिपब्लिक डे के आसपास सेंड कर दिया जाएगा, कितना सिलेबस आपके लिए आएगा, है ना। 2 या 3 चैप्टर जो भी होंगे आपको यूनिट 3rd 4th में तैयार करने पड़ेंगे, तो आप लोग अभी से चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 तक तो तैयारी कर ही लीजिए। चैप्टर 4 नहीं आने वाला है, ठीक है। चैप्टर 4 आपका बाद में पूछा जाएगा, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 ही पूछा जाएगा, ओके। और यहीं से आपका सिलेबस, इतना ही सिलेबस है आपका जो आपका यूनिट 3rd 4th में आएगा। इसके बाद फिर आपका फाइनल जो एग्ज़ाम होगा ना उसमें फिर आपके जितने भी चैप्टर हो जाएंगे ना उन्हीं में से आएंगे। तो देखिए आपकी हिस्ट्री में केवल मुझे 2 चैप्टर और पढ़ाने हैं, यानी 6 चैप्टर आपके इस साल रहेंगे, ठीक है ना। क्लास 7th में हिस्ट्री के आपके टोटल 6 चैप्टर रहेंगे। तो एक चैप्टर मुझे पढ़ाना है चैप्टर 10 जो आपकी बुक में यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि उसी से कोरिलेट करेगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एक चैप्टर मुझे और इंपॉर्टेंट जो चैप्टर लगेगा वो मैं आपको बता दूंगा कि इसके बाद कौन सा पढ़ाऊंगा मैं, उसको पढ़ाने के बाद जस्ट आपको चैप्टर 10 में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हमारा चैप्टर 4 फिनिश हो गया है तो यहाँ की सारी बातें फिनिश हो गई। इन सारी बातों को याद रखिएगा, बार बार इन चैप्टर को रिवाइज करिएगा, ठीक है। और क्यों 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 रिवाइज करेंगे, क्योंकि यही सारी बातें आपको चैप्टर 10 में भी पढ़ने के लिए इसके आगे से चैप्टर 10 में आपको मिलेंगी, ठीक है ना। फिर उसकी बातें आपको क्लास 8 में मिलेंगी, इसलिए बातों को याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जो भी आपको कन्फ्यूजन्स है आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपको डाउट होगा वो आप लोग मुझसे जिस दिन भी मैं क्लास लूँगा, लाइव लूँगा, उस दिन आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ओके। थैंक यू।